वाराणसी के बाद पूर्वांचल की दूसरी सबसे चर्चित और हॉट सीट बनी हुई है गाजीपुर लोकसभा की सीट, क्योंकि इस बार यहां पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मनोज सिन्हा को यहां से उम्मीदवार बनाया है, जो कि मोदी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पे। धन्यवाद। मनोज जी, मेरा पहला सवाल ये है कि 3 चरण का चुनाव हो चुका है और आपने चुनाव को बहुत करीब से देखा है और लगातार कैंपेन कर रहे हैं। 3 चरण के बाद आपका आकलन क्या है? मेरा अनुमान यह है कि 3 चरण के मतदान के बाद मैं आश्वस्त हूं कि 2014 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है इस चुनाव में। अगर गाजीपुर आपके लोकसभा सीट की बात करें तो इस बार महागठबंधन ने अफजाल अंसारी को यहां से उम्मीदवार बनाया है और लगातार वो अपने कैंपेन के दौरान कह रहे हैं कि जो जातिगत समीकरण है जिसको वो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके फेवर में है और उनके पॉकेट में कम से कम 7 लाख वोट लेकर वो चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव जातिगत गणित पर गाजीपुर में नहीं होने जा रहा है और मैं मानता हूं कि सारी जातीय दीवारें इस बार गाजीपुर में टूटेंगी। गाजीपुर के लोगों ने नए गाजीपुर को बनते हुए देखा है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि नया गाजीपुर पूरी तरह से अपना स्वरूप ले सके, विकसित हो सके, इसके लिए गाजीपुर के लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके मतदान करने वाले हैं और वो निश्चित रूप से भाजपा को मतदान करेंगे। मनोज जी, एक अहम सवाल ये है कि आपने 5 साल लगातार विकास की बात की, लेकिन इस बार के चुनाव में अली, बजरंगबली और तमाम ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जो डेवलपमेंट से अलग हैं। आपको लगता है कि ये भी चुनाव में मुद्दे बन जाते हैं या फिर अभी भी आप गाजीपुर में सिर्फ विकास के नाम पर जनता के बीच? मुख्यतः मैं 2 बिंदुओं पर लोगों का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। एक राष्ट्रवाद, मैंने राष्ट्र की सुरक्षा, और दूसरा गाजीपुर का विकास। और गाजीपुर को एक नई पहचान मिले, ये हम आग्रहपूर्वक लोगों से कहते हैं। और मुझे लगता है कि सामान्यतया पूरी उत्तर प्रदेश बहुत उपेक्षित था और गाजीपुर उसमें ज़्यादा ही उपेक्षित था। अनेक सरकारें आई गईं, लेकिन मोदी जी की सरकार बनने के बाद गाजीपुर का एक समेकित विकास कैसे हो, इसका एक ब्लूप्रिंट बना और उस पर काम हुआ है और मैं मानता हूं कि ये क्रम आगे भी चलने वाला है। 2004 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो अफजाल अंसारी आपके खिलाफ चुनाव लड़े थे और उनका कहना है कि वो अकेले उस वक्त थे, लेकिन इस बार सपा और बसपा दोनों एक साथ हैं और एक सहयोगी दल आपका जो कि यूपी में आपके साथ भी थे, उन्होंने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है गाजीपुर से। कांग्रेस पार्टी ने कुशवाहा को टिकट दिया है। तो आपको लगता है कि इस बार जो है मुकाबला कुछ टफ हो गया है 2014 की तुलना में? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि मुकाबला टफ है। 2004 और 2019 में मैं समझता हूँ कि गंगा जी में पानी बहुत बह गया है और 2004 में सत्ता और अपराध और अपराधियों के कारण अनेक मतदाताओं को धमकाने की कोशिश की गई थी और मैं समझता हूँ कि 2014 से 2019 के बीच जो काम हुआ है उसको गाजीपुर के लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं और लोगों ने अपना मानस बना लिया है और स्वतः स्फूर्त कल नामांकन के जुलूस में जिस तरह से हर वर्ग और हर समुदाय के लोग आए थे, मुझे लगता है कि शायद वो इस बात का प्रकटीकरण था कि अब यहाँ जाति और धर्म नहीं चलने वाला है, विकास सब पर हावी रहने वाला है। मनोज जी, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे। हमने देखा कि पिछली बार जब आपका नामांकन हुआ था तो भी अमित शाह आए थे और इस बार भी वो आपके नामांकन में आए और उन्होंने एक बहुत अहम बात यहाँ कही कि जब भी केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, गाजीपुर से आप जीते हैं, तो गाजीपुर ही एक संकेत देता है और गाजीपुर अगर बीजेपी जीत जाती है तो केंद्र में स्वतः सरकार बन जाती है। तो गाजीपुर की जनता इस बार क्या सोच रही, वो तो अपील करके गए यहाँ से। तो गाजीपुर की जनता पर छोड़ दिया जाए, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि देश मान रहा है कि मोदी जी की सरकार बन रही है और मुझे लगता है कि सरकार तभी बनती है जब गाजीपुर से भाजपा का एमपी होता है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परिणाम आपको मैं समझता हूँ कि उसके संकेत मिल गए होंगे। आपने अभी चुनाव में बात की कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी दबाव डाल रहा था। 2004 की बात आप कर रहे थे, लेकिन आपके खिलाफ जो कैंडिडेट हैं उनकी जो छवि रही है और एक आपराधिक
पृष्ठभूमि भी आती है। आपको लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं जिससे मतदाताओं को डराया जा सके? कुछ कोशिशें, उनके भाई जेल से लोगों को फ़ोन ऑन कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग को शिकायत करने वाला हूं ताकि इस तरह के फ़ोन ना हो। लेकिन 2 साल में जब से योगी जी की सरकार बनी है तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, और योगी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए एक ऐसी सरकार जो कानून व्यवस्था ठीक और दुरुस्त रखना चाहती है, इस सरकार में ये सब संभव नहीं हो पाएगा। निष्पक्ष मतदान हो, ये सरकार और चुनाव आयोग दोनों सुनिश्चित करेंगे। आप जनरली जब कैंपेन में जाते हैं, लोगों के बीच में जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है भोजपुरी, उसमें इंटरेक्ट करते हैं, और आमतौर पर देखा गया कि आप बहुत कूल रहते हैं। लेकिन एक बयान जो आपका वायरल हो रहा है जिसमें आपने कहा कि अगर कोई बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ कोई ऐसी बात कहता है तो वो उंगली बहुत देर तक उठी नहीं रहेगी। क्या इंसिडेंट था, क्यों आपने ये बयान दिया? मोटे तौर पर वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं था। मुझे ये जानकारी मिली है कि कई अपराधी, कुख्यात अपराधी गाजीपुर में इधर उधर से आ रहे हैं। तो मेरा संकेत अपराधियों को लेकर के था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई अगर धमकाएगा, अंगुली दिखाएगा तो ये ठीक नहीं होगा, और प्रशासन चुस्त दुरुस्त है प्रदेश का और गाजीपुर का, तो उसका अर्थ यही था कि प्रशासन उसकी देखभाल कर लेगा और ऐसे तत्वों से प्रशासन निपट लेगा। मनोज जी, कल प्रधानमंत्री ने अपना नामांकन किया, रोड शो हुआ, उसके बाद आपका भी नामांकन हुआ, और जिस तरीके का जनसैलाब बनारस में उमड़ा था, गाजीपुर में आपके भी समर्थन में जिस तरीके से लोग आए, आपको लगता है कि जो रोड शो हुआ वहाँ पर बनारस में, उसका इम्पैक्ट पूरे पूर्वांचल पर पड़ने वाला है और बिहार से सटे हुए जो जिले आते हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा? स्वाभाविक रूप से पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को लेकर के एक जो आकर्षण है उसका लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं, पूरे देश में मिल रहा है। बनारस चूंकि सटी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी है गाजीपुर से, या कई जो आसपास की सीटें हैं, तो कल के रोड शो का मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा प्रभाव अगल बगल की सीटों पर पड़ेगा, और उसमें गाजीपुर भी है। अब मुद्दों की बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरे कैंपेन के दौरान कांग्रेस पार्टी ने ये प्रचार किया कि चौकीदार चोर है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ सब जानते हैं। इस बार के चुनाव में आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी कोई भी 5 साल में मुद्दा आप लोगों के खिलाफ नहीं ढूंढ पाई, और वो ये कह रही है कि राष्ट्रवाद को हाईजैक कर लिया है बीजेपी ने? देखिए, मुझे लगता है कि प्रचंड बहुमत के बावजूद ईमानदारी से और पारदर्शी ढंग से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चली है। कोई एक भ्रष्टाचार का प्रामाणिक आरोप नहीं लगा है। एक झूठ राहुल जी ने बार बार बोला, जिसको सर्वोच्च न्यायालय और सीएजी दोनों ने खारिज कर दिया, और अब तो हलफनामा देना पड़ गया उनको सर्वोच्च न्यायालय में कि मैं राजनीतिक लाभ के लिए झूठ बोल रहा था। तो मुझे लगता है कि ये सामान्य बात नहीं है कि 5 साल ईमानदारी से सरकार चलाना। जहाँ तक राष्ट्रवाद का सवाल है तो वो हमारी प्रतिबद्धता का विषय है, और आज सरकार में हम इसलिए नहीं, जब से हमारा जन्म इस देश की राजनीति में हुआ है तब से हम प्रखर राष्ट्रवादी हैं, और हाईजैक नहीं किया है। हम उसी सवाल पर हमारा जन्म ही हुआ भारत की राजनीति में। प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस पार्टी ने उतारा, और इस तरीके की चर्चा थी कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ उनको उतारा जा सकता है। लगातार वो अपनी इच्छा भी जाहिर कर रही थी कि वो मोदी जी के खिलाफ लड़ना चाहती हैं। क्या वजह रही? आपको लगता है कि जो जमीनी हकीकत है कांग्रेस ने समय रहते पहचान ली, इसलिए प्रियंका को वहां से फिर नहीं उतारा? ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मोटे तौर पर कांग्रेस की कोई राजनीतिक ताकत इस इलाके में है नहीं, और बनारस में जो भी लड़ता कांग्रेस से उसका हश्र मालूम था उसे, और प्रियंका जी ने मुझे लगता है किसी के कारण कोई रास्ता निकाल लिया है कि बनारस न लड़ना पड़े, या उनकी पार्टी ने निकाल लिया है। बनारस में जो काम हुआ है पिछले 5 वर्षों में, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है, काशी की सांस्कृतिक पहचान को लेकर के जो काम है, पूर्वांचल का एक तरह से वो मेडिकल सेंटर बनने जा रहे हैं, एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन बन रहा है, कैंसर के 2 इंस्टीट्यूट बन गए, सुपर कंप्यूटिंग के सेंटर बन गए। तो ये ऐसे काम हुए जिसकी कल्पना ही लोग नहीं करते थे, और मुझे लगता है कि अब विश्वनाथ मंदिर से खड़े होकर के आप देख सकते हैं गंगा जी को। तो ये जो अद्भुत दृश्य है वो पूरे देश भर को प्रभावित कर रहा है, और पूरा पूर्वांचल ही मैं मानता हूं कि मोदी जी के आने के कारण
विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा है। आप पूरे यूपी में और देश में घूम रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, पार्टी के आप स्टार प्रचारक हैं। 2019 के बाद आपको रीजनल पार्टीज का फ्यूचर क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से वो डर के एक साथ आए हैं, अगर इस चुनाव में अगर बेहतर परफॉर्म नहीं करते तो उनका फ्यूचर कैसा देखते हैं आप? देखिए, मैं रीजनल एस्पिरेशंस हूँ, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र में एक मजबूत सरकार की आवश्यकता रहती है जो बड़े और कड़े फैसले ले सके। और मजबूत और पूर्ण बहुमत की सरकार 5 वर्षों में क्या कर सकती है, ये लोगों ने देखा है 14 से 19 के बीच। और देश का सामान्य जनमानस इस पक्ष का है कि फिर से उसी तरह की एक मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। आखिरी 2 सवाल आपसे जानना चाहूँगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव और मायावती एक साथ एकजुट होकर कैंपेन कर रहे हैं और बहुत उनके नेचर में बदलाव आया है, एक दूसरे को प्रणाम करते हुए और एक दूसरे की तारीफ करते हुए सुनाई दे रहे हैं, आपको लगता है कि मायावती ने अपनी एक रैली में कहा कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बीएसपी के कार्यकर्ताओं से सीखें कि सभ्यता क्या होती है, किस तरीके से बिहेव किया जाता है? ये जो वोट ट्रांसफ़र होना है एक पार्टी का दूसरे में, क्योंकि बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है आपको? देखिए, एक बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 1993 और 2019 के बीच बड़ा बदलाव हो गया है। और आप जो कह रहे हैं उससे एक बात मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि बीजेपी का या मोदी जी का मुकाबला करने की स्थिति में अकेले कोई दल यहाँ नहीं है, तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन 1993 और 2019 के बीच गंगा जी में पानी बहुत बह गया है, तो वो 93 नहीं है 2019। यहाँ 40-50 करोड़ गरीबों के जीवन में जिस तरह बदलाव आया है मोदी जी की सरकार के कारण, मुझे लगता है कि वो बड़ा वर्ग है, जो गरीब है, जो दलित है, पिछड़ा है, वो मन में संकल्प ले चुका है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और मैं मानता हूँ कि ये कोलिशन जो बना है ये ज़मीन पर बहुत उतरने वाला नहीं है। जो ऑपोजिशन है वो ये कह रहा है कि बीजेपी लगातार ये बात कर रही है, राष्ट्रवाद की बात कर रही है और देशभक्ति की बात कर रही है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं, किसानों की जो हालत है, जो रोजगार नहीं जनरेट हो पाए, उससे ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर राष्ट्रवाद का जो है राग अलापा जा रहा है। आपको लगता है कि इन 5 सालों में जो किसानों की हालत में सुधार होना चाहिए, जो रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को, ऑपोजिशन जो आरोप लगा रहा है उसमें दम है? नहीं, पहली बात, किसने उठाया ये मुद्दा है? बीजेपी ने या उन लोगों ने? सबूत किसने मांगा? पाकिस्तान की भाषा कौन लोग बोल रहे थे? ये देश सुन नहीं रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर कोई क्रिया है तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। अगर वो सबूत मांग रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार पार्टी के नाते भी और सरकार के नाते भी हमने देश की जनता को बताया है। और जहाँ तक राष्ट्रवाद है वो हमारी प्रतिबद्धता का मुद्दा है और उसके प्रति कोई समझौता हम नहीं कर सकते हैं। आतंकवाद पर जो नीति हमारी है जीरो टॉलरेंस की, वो नीति रहने वाली है और तब तक रहेगी जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाता है। तो चलिए, गाजीपुर की जनता के ऊपर अब ये फैसला छोड़ना है, लेकिन इस बार के चुनाव में भी विकास के मुद्दे पर ही मनोज सिन्हा जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं।